हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसपी मार्गदर्शन। फ्रेंड्स, 12th एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रहा है मैथ का, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक पूरा हो चुका है और आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिक्स। थर्ड चैप्टर है मैट्रिक्स और मैट्रिक्स से बोर्ड में लगभग 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपको और इसको पढ़ना ज़रूरी है। तो आज मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे। इसका बेसिक कंसेप्ट हम आपको बताएंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं और मैट्रिक्स में और भी क्या क्या इसके प्रॉपर्टीज़ हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो बेसिक आज इसका इंट्रोडक्शन होगा, ध्यान से देखना है क्योंकि बेसिक समझेंगे तभी आगे हम मैट्रिक्स को अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे। बेसिक नहीं पता होगा तो फिर आगे पता नहीं चल पाएगा कि किसे क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, ये थोड़ा दिक्कत होगा। तो ध्यान से देखना है इस क्लास को। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। इसको समझेंगे। ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे, मतलब मैट्रिक्स जो होता है, एरे मींस होता है सजावट, रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार, मतलब एक मैट्रिक्स जो होता है वह आयताकार सजावट होता है। क्या होता है? आयताकार सजावट होता है। तो किसका? ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, मतलब किसी संख्या का या किसी फंक्शन का आयताकार सजावट मेरा कहलाता है क्या? मैट्रिक्स। क्लियर हो गया होगा। ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, मतलब मैट्रिक्स जो होता है मेरा आयताकार सजावट होता है किसी नंबर का या किसी फंक्शन का। तो बेसिक क्लियर हो गया होगा डिफिनेशन। अब बात आती है कि जब मैट्रिक्स जो है रेक्टेंगुलर एरे है, मतलब आयताकार सजावट है, तो रेक्टेंगल में क्या होता है? लेंथ होता है, ब्रेथ होता है। तो लेंथ ब्रेथ होता है, इसका मतलब इसमें भी लेंथ ब्रेथ होगा। तो अगर आयताकार हम सजावट अगर इस तरीके से कह दें कि इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 इस तरीके से, रेक्टेंगुलर एरे का मतलब भैया कि लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, मतलब इधर वाला लेंथ होगा, इधर ये वाला क्या हो जाएगा? ब्रेथ होगा। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला चीज कि मैट्रिक्स को हम इस वाले ब्रैकेट से इसको घेर के लिखते हैं। जो एरे है नंबर का या फंक्शन का सजावट है उसको हम इस ब्रैकेट से घेर के लिखते हैं और उसमें लेंथ ब्रेथ होगा। इसका मतलब ये जो मेरा होगा ये लेंथ होगा और ये क्या होगा? ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ जो होता है वो तो रेक्टेंगल में होता है, लेकिन हम यहाँ रेक्टेंगल से सजावट से हम तैयार किए हैं क्या? मैट्रिक्स हम तैयार किए हैं रेक्टेंगल एरे से। तो यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ नहीं कहा जाएगा, कहा जाएगा कि ये क्या है? ये है रो, ये क्या है? रो, और ये है कॉलम। ये है रो और ये है कॉलम, मतलब लेंथ वाले पोर्शन को हम कहेंगे यहाँ पर रो और ब्रेथ वाले पोर्शन को कहेंगे क्या? कॉलम। या ऐसे भी याद रखना है कि जो खड़ा वाला पोर्शन होगा, खड़ा वाला जो पोर्शन होगा स्टैंड अप इस तरीके से होगा, उसको हम कहेंगे कॉलम, और जो लेटा वाला पोर्शन होगा इस तरीके से, उसको हम कहेंगे क्या? रो। तो बोलिए ये है रो और ये क्या है? कॉलम। अब रो कॉलम है तो इसमें ध्यान देने का चीज है कि ऐसे वाला पार्ट है कितना। तो ध्यान से देखिए, ऐसे वाला पार्ट है एक ये और एक तीन पार्ट है। इसका मतलब इसमें रो एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ। इसका मतलब रो कितना हुआ? 3 हुआ। 1 2 3 रो। अब उसी तरीके से कॉलम को जब फाइंड करेंगे तो कॉलम मतलब ऐसे वाला, मतलब ये 1 ये 2 और ये 3। इसका मतलब कॉलम कितना हुआ? 3 हुआ। तो इसको हम लिखने का तरीका है कि पहले रो और फिर कॉलम। तो बोलिए रो कितना हुआ? रो हुआ 1 2 3। कॉलम कितना हुआ? 1 2 3। इसका मतलब इसमें 3 रो और 3 कॉलम हुआ। तो इसको 3 गुने 3 कहा जाएगा कि 3 गुने 3 का क्या है? ये मैट्रिक्स। एग्जाम्पल और देखते हैं, क्लियर हो जाएंगे। जैसे लिखा हुआ है 1 2 3 और यहाँ पर अगर लिख दिए 6 4 7 अगर लिख दिए तो बोलिए इसमें रो कितना, कॉलम कितना? तो रो जो है ऐसे वाले पोर्शन को हम रो कहेंगे, ऐसे वाले पोर्शन को रो कहेंगे। तो ये मेरा रो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, तो 2 रो हो गया। तो पहले रो लिखना है, फिर कॉलम बोलिए, खारा वाला पोर्शन को हम कॉलम कहेंगे। तो एक ये और एक ये। तो बोलिए कितने कॉलम? 3 कॉलम, मतलब 2 गुना
इनका ये क्या है, मैट्रिक्स है। क्लियर हो गया होगा कि ऐसे वाले पोर्शन को हम रो कहेंगे और ऐसे वाले पोर्शन को क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। तो सबसे पहले लिखने का तरीका है इसका मैट्रिक्स का कि हम इस वाले ब्रैकेट में इसको हम मिडिल ब्रैकेट से इसको घेर के लिखेंगे, और जब इस तरीके से ऑर्डर में लिखना होगा तो सबसे पहले रो फिर कॉलम, मतलब जितना रो हो उसको काउंट कर लेंगे, फिर जितना कॉलम है उसको काउंट करके उसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे, मतलब 2 गुना 3 का क्या ही मैट्रिक्स है। जैसे और एग्जाम्पल देख लेते हैं, अब 1 2 और ऐसे 5 है, -2 है, 3 है और ये -1, इस तरीके से। तो बोलिए इसका ये कौन सा है, तो इसमें कोई बोलिए कि रो कितना है, तो ये रो है 1 रो, ये 2 रो और ये 3 रो, 3 रो, और कॉलम कितना है, तो खड़ा वाला पोर्शन मतलब 1 और 2, मतलब रो है मेरा 3 और कॉलम है मेरा 2, तो पहले रो को लिखना है मतलब 2 और सॉरी रो मेरा लिखना है तो 1 2 3 रो है, 3 रो, और कॉलम कितना है, तो ये 2 है। क्लियर हो गया होगा कि हमको आयताकार सजावट नंबर का चाहिए या फंक्शन का चाहिए, वही मेरा मैट्रिक्स कहलाएगा। और मैट्रिक्स में लेंथ वाले पोर्शन को रो कहेंगे और ब्रेथ वाले पोर्शन को कॉलम कहेंगे, या याद करने के लिए हम कहेंगे कि जो खड़ा वाला पोर्शन है वो मेरा कॉलम कहलाएगा और जो लेटा वाला पोर्शन है वो मेरा रो कहलाएगा। और दोनों को लिखने का तरीका है कि ये मेरा मिडिल ब्रैकेट से घिरा होना चाहिए और सबसे पहले रो लिखेंगे फिर कॉलम लिखेंगे, मतलब रो को काउंट करके लिखेंगे फिर कॉलम को काउंट करके लिखेंगे, यही मेरा हो जाएगा मैट्रिक्स। तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसके थोड़ा सा। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है 1 2 3 6 7 और ये 5 दिया हुआ है। तो सबसे पहले बोलिए कि ये मैट्रिक्स जो है किस ऑर्डर का है, तो इसमें रो कितना है, तो 1 2 और 3, 3 रो, मतलब 3 रो है तो इसको इस तरीके से लिखेंगे 3, और कॉलम कितना है 1 2, ये 2, मतलब 3 × 2 का ये मैट्रिक्स है। 3 रो और 2 क्या है, कॉलम है, ठीक है। लेटा वाला पोर्शन रो और खड़ा वाला पोर्शन कितना, कॉलम। तो ये जो लेटा वाला है 1 2 3 और खड़ा वाला 2। क्लियर है। अब इसमें क्या है कि ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में अंदर वाले जो ये नंबर लिखे हुए हैं इसको कहते हैं एलिमेंट। एलिमेंट मतलब इसमें बोलिए कितने एलिमेंट, तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट। और अगर बाय द वे नहीं पता है तो इसको शॉर्ट याद रखना है कि ऑर्डर वाला जो है पोर्शन को हम काउंट करेंगे तो हमको एलिमेंट मिल जाता है, मतलब 3 × 2 कितना 6, तो ये 3 × 2 का क्या है, मैट्रिक्स है और एलिमेंट मेरा कितना हो गया 6। अब हर एलिमेंट को डिनोट करना है कि हर एलिमेंट का जो पोजीशन है इस मैट्रिक्स में क्या है, तो इसको चलिए करते हैं। सबसे पहले ये 1, तो 1 के बारे में सोचिए कि ये जो है पहला रो और पहला कॉलम का है, पहला रो और पहला कॉलम का। तो इस तरीके से लिखे हैं कि A 1 1 1 1 का मतलब क्या हुआ, 1 1 का मतलब हुआ कि पहले रो लिखना है फिर कॉलम लिखना है। तो 1 के बारे में बोलिए, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। नहीं तो इसको इस तरीके से लिखेंगे कि ये हो गया मेरा फर्स्ट रो, आर से समझ जाना है कि रो होता है, आर मतलब रो, तो शॉर्ट में लिखें R1 मतलब फर्स्ट रो, इसको लिखें R2 मतलब सेकंड रो, और इसको लिखें R3 मतलब थर्ड रो। क्लियर है। उस तरीके से बोलिए ऐसे वाले पोर्शन को कॉलम कहेंगे तो ये मेरा हो जाएगा C1 और ये मेरा हो जाएगा C। इस तरीके से C से हो गया कॉलम, R से हो गया रो, तो R1 R2 R3 और C1 C2। तो सबसे पहले हम रो को लिखेंगे, तो बोलिए 1 के बारे में। 1 जो है देखिए इधर फर्स्ट रो और 1 को इधर देखेंगे तो ये फर्स्ट कॉलम, मतलब A11 बराबर मेरा हो गया कितना 1, A11 बराबर कितना हो गया 1। अब बोलिए 2 के बारे में, 2 के बारे में हम बोलेंगे तो 2 के बारे में बोलिए रो में कैमा है, ये रो में फर्स्ट रो का है, लेकिन कॉलम जब इधर मिलाएंगे तो ये हो गया मेरा सेकेंड कॉलम, मतलब ए रो में पहला है लेकिन कॉलम में कितना है 2 है, और यही मेरा क्या है 2। क्लियर हो रहा होगा, पहले रो वाला फिर कॉलम वाला, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। उस तरीके से 3 के बारे में लिखिए, 3 के बारे में क्या लिखा था कि 3 जो है मेरा, 3 के बारे में लिखेंगे तो ये इधर से लिखेंगे तो ये हो गया मेरा सेकेंड रो, और इधर जब चलेंगे तो ये मेरा हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, मतलब ए सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, और यही मेरा है नंबर कितना 3। आसान है। उस तरीके से 6 के बारे में बोलिए, 6 जो है कैमा रो है, तो 6 जो है मेरा, ये मेरा सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, मतलब ए सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, और यही है मेरा 6।
बहुत आसान है। 7 के बारे में सोचिए, ये 7 जो है मेरा ये रो है, पहले रो फिर कॉलम, तो रो जो है कितना रो है, तो ये R3 मतलब थर्ड रो, ये क्या है थर्ड रो, और कॉलम क्या है बोलिए, तो कॉलम ये है फर्स्ट C1 में है, मतलब फर्स्ट में है तो 3 1 बराबर हो गया मेरा 7। ठीक है, उस तरीके से 5 के बारे में बोलिए, तो 5 के बारे में जब बोलिएगा तो ये क्या होगा ए, अब 5 जो है थर्ड रो, R3 है मतलब थर्ड रो, और कॉलम कितना, ये सेकेंड कॉलम मतलब 3 2 बराबर है मेरा 5, ये मेरा हो गया। बहुत आसान है, पहले रो वाले फिर कॉलम वाले पार्ट हमको लिखना है, तो ये हो गया मेरा A1 1, ए हुआ ये 1 2, और ये हुआ 2 1, ये हुआ 2 2, फिर ये हुआ क्या 3 1, ये हुआ 3 2। क्लियर है, या इसको हम शॉर्टकट अगर याद रखना है तो पहले रो वाले फिर कॉलम वाले। अगर हमको मान के चलिए कि 3 × 3 का अगर हमको मैट्रिक्स तैयार करना है 3 × 3 का, तो एलिमेंट का हम नाम क्या क्या डिनोट करेंगे, तो पहले रो फिर कॉलम। तो चलिए 3 × 3 है मतलब हमको R1 भी होगा, R2 भी होगा और R3 भी होगा, 3 रो होगा, और कॉलम भी कितना होगा, तो ये हो गया C1, ये होगा C2 और ये हो गया C3। मतलब 3 × 3 का हमको ऑर्डर का मैट्रिक्स तैयार करना है, मतलब 3 रो होगा और 3 कॉलम होगा, तो पहले रो फिर कॉलम। तो चलिए एलिमेंट को हम लिखते हैं, तो बोलिए सबसे पहले यहाँ A हुआ, तो A में बोलिए ये जो है इधर जाएंगे तो ये पहला रो, और ये इधर आएंगे तो ये पहला कॉलम, मतलब पहला रो और पहला कॉलम, आसान है। फिर बोलिए यहाँ पर अगर लिखते हैं तो A अगर लिखते हैं तो बोलिए A से इधर जाएंगे तो ये पहला रो, लेकिन कॉलम क्या हो गया, ये दूसरा हो गया, मतलब A1 2 हो गया। उस तरीके से यहाँ पर अगर हम लिखते हैं तो A, तो ये हो गया फर्स्ट रो, और कॉलम कितना हो गया थर्ड कॉलम, मतलब A1 3। बहुत आसान है। फिर उस तरीके से चलिए A, अब इसको बोलिए सेकेंड रो, चूंकि सेकेंड रो में जा रहा है तो सेकेंड रो, लेकिन कॉलम क्या है, ये फर्स्ट मतलब 2 1। फिर A बोलिए सेकेंड रो लेकिन कॉलम कितना, सेकेंड कॉलम। उस तरीके से A, अब सेकेंड रो और कॉलम कितना 3 कॉलम, पहले रो फिर कॉलम, तो पहले रो मतलब सेकेंड रो और कॉलम कितना 3। अब चलिए यहाँ पर लिखते हैं तो A बोलिए कैमा रो, थर्ड रो मतलब थर्ड रो, और कॉलम कितना, तो ये 1 3 1। उस तरीके से यहाँ पर 3 और 2 थर्ड रो, लेकिन कॉलम कितना सेकेंड कॉलम, और यहाँ पर A 3 और ये भी क्या हो जाएगा 3। बहुत आसान है, मतलब पहले रो फिर कॉलम को लिखना है। तो ये मेरा हो गया 3 × 3 मैट्रिक्स का एरी हो गया, रेक्टेंगल एरी हो गया। इसलिए हर एलिमेंट का हम नाम लिखते हैं कि A1 1 A1 2 A3 A1 3 A2 1 2 2 2 3 A3 1 3 2 A3 3। ये हुआ मेरा 3 × 3 का। इस तरीके से हम बहुत सारे मैट्रिक्स को फाइंड कर सकते हैं, एलिमेंट को बना सकते हैं। बस याद रखना है कि पहले हमको रो को लिखना है फिर हमको कॉलम को लिखना है, ठीक है। और ऐसे वाले पार्ट को रो, ऐसे वाले पार्ट को कॉलम कहते हैं। तो आराम से हम इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे देखते हैं इसका, इस एग्जाम्पल को जरा समझते हैं। कंस्ट्रक्ट ए 3 × 2, ये है 3 × 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय Aij बराबर है 1/2, और ये मॉड में दिया हुआ है I - 3j। ये है मतलब हमको 3 × 2 का ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, जिसमें Aij बराबर लिखा हुआ है कंडीशन की 1/2 और मॉड में है I - 3j। ये है, अब इसको समझिए Aij मतलब क्या हुआ। तो जैसे हम A11 लिखते थे और A12 लिखते थे, इसका मतलब क्या होता था कि पहला जो लिखाता था ये रो होता था, और दूसरा जो लिखाता था ये क्या होता था, कॉलम होता था। तो बोलिए Aij में I क्या है, रो, और J क्या है, कॉलम। तो सबसे पहले हम 3 × 2 का मैट्रिक्स एक मानते हैं कि ले मेरा मैट्रिक्स जो है ये मान लेते हैं A बराबर, अब 3 × 2 का है तो बोलिए रो कितना होगा, कॉलम कितना होगा। तो 3 × 2 का मतलब पहले रो फिर कॉलम, मतलब 3 रो और 2 कॉलम। तो बोलिए 3 रो मतलब R1 होगा, R2 होगा और R3 भी होगा, और कॉलम कितना होगा, तो C1 होगा और C2 होगा। चूंकि 2 कॉलम, तो 3 × 2 का है तो 2 कॉलम, C1 C2 और R1 R2 R3, ये मेरा हो गया रो। तो चलिए पहले एलिमेंट को लिखते हैं। तो हो जाएगा मेरा A1 1, चूंकि A फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो A1 1। उस तरीके से A1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फिर A2 1, ये हो जाएगा 2 2 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। उस तरीके से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम,
ए हो गया थर्ड रो और सेकेंड रो, ये हो गया। तो ये मेरा हो गया मैट्रिक्स, हम इसको मान लिए। अब इसमें हम एलिमेंट का हम मान वैल्यू फाइंड करेंगे इस वाले कंडीशन से। इस वाले कंडीशन से है क्या, हम A11 चले, A11, तो बोलिए A11 का मतलब हो गया 1 मेरा हुआ रो और कॉलम हुआ कितना 1, और यहाँ पर रो और कॉलम जो है i और j दिया हुआ है। मतलब ये हुआ कि i की वैल्यू मेरा हो गया 1 और j का वैल्यू कितना हुआ 1, ठीक है। इस कंडीशन में चलना है, i मतलब रो, j मतलब कॉलम, मतलब पहले रो फिर कॉलम, और i का वैल्यू मेरा इससे जब हम इसको मैच कराएंगे तो i की वैल्यू हो गई 1 और j की वैल्यू कितनी हो गई, ये भी 1 हो गई। तो चलिए हम निकालते हैं इसका आंसर, 1/2 ये हो जाएगा, i की वैल्यू यहाँ पर कितना है 1 और -3 इंटू जे का वैल्यू भी कितना है 1, और इसका मतलब ये हो गया 1/2 और 1 -3 इंटू 1 मतलब 3, और 3 में से 1 जब जाएगा तो ये मेरा होगा 3 - 1 मतलब -2 हो जाएगा, 1/2 और ये हो गया -2, और ये मोड में है, मोड में है तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरा आ गया कितना 1, मतलब A11 का वैल्यू हमको कितना आ गया 1। बहुत आसान है। उस तरीके से हम A12 का वैल्यू निकालेंगे। अब बोलिए A12 का मतलब हो गया i की वैल्यू कितनी 1 और j की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब उस तरीके से उसमें रखते हैं, तो 1/2 और i का मान हो गया 1 -3 इंटू j का वैल्यू हो गया 2, तो 1/2 और ये हो गया 1 माइनस 3 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो गया 6, और 6 को जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 में से 1 जाएगा -5 और मोड है तो माइनस हट जाएगा, मतलब 5/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। 6 में से 1 जाएगा, क्योंकि माइनस हो रहा है तो -5 और मोड है तो माइनस हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5/2। उस तरीके से A21 का वैल्यू निकालेंगे, A21 का मतलब हो गया रो हो गया मेरा सेकेंड और कॉलम हो गया फर्स्ट, मतलब i का वैल्यू 2 और j का वैल्यू कितना हो गया 1, तो 1/2 और i का वैल्यू हो गया 2 माइनस j का वैल्यू मेरा कितना हो गया 3 इंटू 1, ये हो गया 2 - 3 इंटू i, ठीक है 1/2 और ये हो जाएगा 2 - 3 इंटू 1 मतलब 3, तो 2 में से 3 जाएगा तो -1 और -1 जब मोड में हो जाएगा तो ये हो जाएगा +1 और +1 हो जाएगा तो 1/, हो जाएगा 8, ठीक है। उस तरीके से अब a हम निकालते हैं, A22 बराबर 1/2, तो बोलिए रो i मतलब 2 और j मतलब भी 2, तो ये हो गया 2 - 3 इंटू 2, ये हो गया, तो 1/2 और 2 - 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और 6 में से 2 को जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 4 -4 और -4 होगा और बाई में मोड लगा हुआ है तो माइनस हट जाएगा, मतलब 4/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना मतलब A22 का वैल्यू मेरा आ गया 2। अब आगे चलते हैं, A21 का वैल्यू निकल गया 31, A31, अब 31 मतलब i का वैल्यू 3 और j का वैल्यू 1, मतलब 1/2 और i का वैल्यू मेरा हो गया 3 माइनस j का वैल्यू मेरा हो गया 3 इंटू 1, तो 3 - 3, अब देखिए 3 इंटू 1 मतलब 3, 3 - 3 ये तो 0 हो गया, मतलब 0/2 मतलब इसका वैल्यू मेरा कितना आ गया 0। अब A32 मतलब i का वैल्यू मेरा 3 और j का वैल्यू मेरा कितना 2, तो 1/2 ये हो गया 3 - 3 इंटू 2, ये हो गया, तो 1/2 और 3 - 3 दूना 6 और 6 को जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -3 और मोड में है तो ये -3/2, तो ये हो जाएगा 3/2, ये हो गया। अब सारे एलिमेंट आ गए, मतलब a का वैल्यू मेरा जो है ये कितना आ गया, तो ये मेरा आंसर आ गया। बोलिए A11 का वैल्यू कितना आया, तो ये 1 आया, A12 का वैल्यू कितना आया, तो ये 5/2 आया। उस तरीके से A21 का वैल्यू कितना आया, तो ये आया 1/2, A22 का वैल्यू कितना आया, तो ये 2 आया, A22 यहाँ 2। उस तरीके से A31 का वैल्यू कितना आया 0 और A32 का वैल्यू कितना आया, तो ये 3/2, तो यही मेरा आंसर है। तो बहुत आसान है, इसको कुछ नहीं 1-2 बार लिखेंगे करेंगे तो आसानी से आ जाएगा, क्योंकि बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मतलब मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं ये जानना है। तो इसमें 3 चीज़ है, सबसे पहले कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बारे में पहले समझते हैं कि कॉलम मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स क्या है और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। तो ये बहुत आसान है। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब आसान भाषा में समझिए कि जिसमें एक कॉलम हो वो मेरा होगा कॉलम मैट्रिक्स। ध्यान समझना है, जिसमें कितना कॉलम हो, एक कॉलम, हम रो की बात नहीं बोल रहे हैं,
रो चाहे जितना भी हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कॉलम मेरा कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। एक कॉलम हो वो मेरा क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं कि अगर इस तरीके से लिखा हुआ है 1 2, तो बोलिए इसमें कितना रो और कितना कॉलम। तो इसमें ऐसे वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, रो, और ऐसे वाले पार्ट को क्या कहेंगे, कॉलम। मतलब ऐसे वाले पार्ट ये मेरा हो गया 1 और ये हो गया 2, मतलब 2 रो है, लेकिन कॉलम कितना है मेरा 1 है, मतलब 2 × 1 का क्या है, मैट्रिक्स। ठीक है, तो कॉलम मेरा कितना है 1 और कॉलम 1 है, मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब ये सीधा सीधा बात की कॉलम मेरा एक होना चाहिए, रो चाहे जितना भी हो उससे कोई बहस नहीं है। अगर कॉलम एक है तो मेरा कौन सा मैट्रिक्स होगा, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरीके से अगर इस तरीके से लिखा हुआ है 1 2 3, तो ये बोलिए क्या है, तो इसमें रो कितना, तो 1 2 और 3 रो, लेकिन कॉलम कितना, एक, मतलब एक कॉलम और रो कितना 3, ये भी मेरा हो गया क्या, कॉलम मैट्रिक्स। अगर बाय द वे एक से ज़्यादा 3 से ज़्यादा अगर 1 2 3 4 है तभी ये मेरा हो गया कॉलम मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि कॉलम तो एक ही, कॉलम एक ही है, रो मेरा 1 2 3 4 है, मतलब ये है 4 × 1 का मैट्रिक्स। ठीक है, आसान भाषा में समझ गए, जिसमें कॉलम एक वो मेरा कॉलम मैट्रिक्स, रो चाहे जितना भी उस तरीके से रो है। अब रो मैट्रिक्स को समझेंगे जिसमें रो मेरा क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, एक रो, कॉलम चाहे जितना भी हो उससे बहस नहीं है। जैसे 1 है और 2 है, बोलिए इसमें रो तो मेरा एक ही, रो एक है, लेकिन कॉलम कितना है, ऐसे वाले ये 2 है, मतलब 1 × 2 का मैट्रिक्स है, मतलब 1 रो, लेकिन कॉलम मेरा कितना है, 2 है, एक ये और एक ये, तो ये 2 मेरा हो गया, ये मेरा हो गया रो मैट्रिक्स। उस तरीके से बोलिए 1 2 3, ये भी मेरा हो गया रो मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि रो तो एक ही है, रो एक ही है, लेकिन कॉलम कितना है 1 2 3, ये 3 है, तो मेरा कॉलम हो गया 3 और रो हो गया 1। उस तरीके से अगर इसको लिखेंगे एक और 1 2 3 4, तो बोलिए ये भी हो गया मेरा रो मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि रो तो मेरा एक ही है, कॉलम मेरा 4 है, 1 2 3 4, मतलब 1 × 4 का ये क्या है, रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक कॉलम मतलब कॉलम मैट्रिक्स, एक रो मतलब रो मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स में रो का संख्या कितना भी हो उससे बहस नहीं है, कॉलम एक ही होना चाहिए। रो मैट्रिक्स में मेरा रो का संख्या एक होना चाहिए, कॉलम का संख्या जितना भी हो उससे कोई बहस नहीं है। तो ये दोनों क्लियर हो गया। अब आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम का संख्या दोनों क्या हो, बराबर हो, दोनों सेम हो, वो मेरा कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बोलिए जब रो और कॉलम का संख्या जब बराबर हो जाएगा, मतलब अगर रो का संख्या हम 2 दे रहे हैं, रो का संख्या कितना दे रहे हैं 2, तो कॉलम भी मेरा कितना ही होगा 2 होगा, मतलब 2 × 2 का मैट्रिक्स मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। अच्छा, अगर रो का संख्या 1 है और कॉलम का संख्या भी अगर 1 है तो ये भी मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि रो और कॉलम का संख्या क्या है, बराबर है। ऐसा भी याद रखना है, स्क्वायर मतलब होता क्या है, वर्ग, पढ़े होंगे वर्ग। वर्ग क्या होता है, जिसमें लेंथ और ब्रेथ का लंबाई जो होता है दोनों क्या होता है, बराबर होता है, मतलब इसमें भी उसी तरीके से रो और कॉलम दोनों क्या होगा, बराबर होगा, यही मेरा हो जाएगा क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बोलिए स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हम ये लिख देते, ये मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिल्कुल है, चूंकि रो भी कितना 1 और कॉलम मेरा कितना, तो ये इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। और 2 × 2 मतलब 2 रो और 2 कॉलम का बनाना है, तो बोलिए 1 2 और 0 5, ये मेरा हो सकता है रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि रो मेरा कितना है 2 और कॉलम में मेरा कितना है 2। ठीक है, उस तरीके से अगर 3 × 3 का बनाना होगा तो ये हो जाएगा 1 5 7 8 -7 -2 3 4 और 6, ये हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें बोलिए रो कितना है 1 2 और 3, तो 3 रो और कॉलम मेरा कितना है 1 2 3, मतलब 3 × 3 का ये क्या है, मैट्रिक्स है। तो ये हो गया मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर हो गया होगा। जिसमें एक कॉलम वो मेरा कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें एक रो वो मेरा रो मैट्रिक्स, और जिसमें रो और कॉलम दोनों बराबर वो मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर हो गया होगा। अगले टाइप को देखते हैं, इसको समझेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट छोड़ के सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है कि डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, तो पहले समझेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स में
अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो उसका रो और कॉलम बराबर होगा। तो अगर 2 इंटू 2 का अगर हम मैट्रिक्स लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स और इसको लिखते हैं इस तरीके से, तो 1 2 ये हो गया इसका, ये वाला जो पार्ट हुआ ये कहलाया डायगोनल एलिमेंट। ये डायगोनल एलिमेंट हुआ और इस डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर यहाँ जो एलिमेंट बच गया ये होना चाहिए मेरा जीरो। क्लियर है कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट छोड़ के सारा पार्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, वो मेरा कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल एलिमेंट क्या हुआ, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के जो ये तिरछा वाला पार्ट होगा वही मेरा कहलाएगा डायगोनल एलिमेंट। क्लियर हो गया होगा। जैसे एक और एग्जांपल है कि अगर 3 इंटू 3 का अगर लिखते हैं, 3 इंटू 3 का लिखते हैं तो ये मेरा हो जाएगा 1 2 3, ये हो गया डायगोनल एलिमेंट तिरछा वाला। और इसको छोड़कर जो मेरा एलिमेंट बच गया वो मेरा होना चाहिए जीरो, ये जीरो हो गया। तो ये जो मैट्रिक्स मेरा निकला ये मेरा मैट्रिक्स हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर हो गया होगा कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सारा एलिमेंट जीरो हो तो वो मेरा कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है। अब आता है स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो अगर डायगोनल मैट्रिक्स का ये जो एलिमेंट है सब के सब अगर बराबर हो जाए, सेम हो जाए, तो कहा जाएगा कि मेरा डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स। समझ में आ गया कि डायगोनल मैट्रिक्स में सारा जो डायगोनल एलिमेंट है वो सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, तो मेरा हो जाएगा वो स्केलर मैट्रिक्स। तो बोलिए अगर यहाँ पर हम इसको लिख दें 2 और ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, ये 2 इंटू 2 का है, दोनों सेम है, डायगोनल एलिमेंट सेम है, तो ये हो गया मेरा स्केलर मैट्रिक्स। उस तरीके से अगर इसको लिख दिया जाए 3 है 3 है 3 है 0 0 0 0 0 0, 3 इंटू 3 का, तो ये हो गया मेरा स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर है कि डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाने के बाद डायगोनल मैट्रिक्स मेरा कहलाता है क्या, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है। अब आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब कि स्केलर मैट्रिक्स का जो सेम एलिमेंट है अगर वो 1 है, मतलब ये 2 2 की जगह क्या होना चाहिए, अगर 1 हो तो वो मेरा मैट्रिक्स कहलाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे अगर 2 इंटू 2 का है, 2 इंटू 2 का है तो यह मेरा होना चाहिए 1 और यहाँ भी होना चाहिए 1 और ये हो गया 0 0, तो ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसी तरीके से इसको अगर लिखेंगे तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 0 0 0 0 0 और 0, ये हो गया 3 इंटू 3 का, ये हो गया मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्लियर हो गया कि डायगोनल जो मैट्रिक्स होता है उसका मतलब होता है कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सारा मेरा जो एलिमेंट है वो 0 होना चाहिए। और स्केलर मैट्रिक्स मतलब डायगोनल जो मैट्रिक्स है अगर वो सेम हो गया उसमें डायगोनल एलिमेंट तो हो गया स्केलर मैट्रिक्स। अगर सेम के साथ साथ अगर 1 है, क्या है, 1 है, सिर्फ 1 है, तो वो हो गया मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये बात आता है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं, तो बिल्कुल है। देखिए तो इसको छोड़ के सारा पार्ट 0 है, बिल्कुल है। ये स्केलर मैट्रिक्स है कि नहीं, तो ये भी है क्योंकि ये दोनों सेम है, ये तो स्केलर मैट्रिक्स भी है। स्केलर मैट्रिक्स जो है डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं, बिल्कुल है। इसको छोड़ के सारा पार्ट है 0 था, बिल्कुल है। तो इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो अब क्लियर हो गया होगा कि डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी क्या होता है। क्लियर हो गया होगा। इसके पहले रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो फर्स्ट चैप्टर जो था 3.1 का इंट्रोडक्शन यहाँ खत्म हो जाता है। अब क्वेश्चन इसको लेके आएंगे 3.1 का सॉल्यूशन, अगला पार्ट आएगा। फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन समझना था, टैग समझना था, उसके एलिमेंट के बारे में समझना था, वो सारी चीज़ हो गई। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, इसके सॉल्यूशन में, 3.1 के सॉल्यूशन में। तो तब तक के लिए जय हिंद।